A very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about the selectable marker from the chapter Biotechnology Principles and Process. तो इस सेलेक्टेबल मार्कर टॉपिक से हम लोगों को बात करना है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। हम लोग बात ये कर रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बात ये हुआ था भाई कि क्लोनिंग वेक्टर में पहले तो आपका ओरी साइट होना चाहिए, जहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर ये कोई प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड में अगर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे फिट कर दिया है तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कब मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लाज्मिड कब मल्टीप्लाई करेगा, जब कहीं पर आपका एक ओरी साइट हो, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। ये बात हुआ था। दूसरे हम लोग बात किए थे रिकॉग्निशन साइट के बारे में, रिकॉग्निशन साइट के बारे में। तो रिकॉग्निशन साइट क्या है, अगर इस प्लाज्मिड को अगर हमें इको R1 से अगर कट करना है तो इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर, अगर ये कोई प्लाज्मिड है, सपोज दैट ये प्लाज्मिड है और अगर इसको अगर हम कट करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास में इको R1 का कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे अगर इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो इस प्लाज्मिड को हम इको R1 से कट कर सकते हैं और ये इको R1 इसको कहाँ पे कट करेगा, ठीक इसके रिकॉग्निशन साइट पे, ठीक है, ठीक इसके रिकॉग्निशन साइट पे इसको कट कर देगा। अगर सपोज दैट अगर आप इस प्लाज्मिड को कट करना चाहते हैं बाम H1 से, तो बाम H1 से ये कब कट होगा, जब इस प्लाज्मिड में बाम H1 का कोई ना कोई रिकॉग्निशन साइट होगा। तो फिर ये बाम H1 इस प्लाज्मिड को कहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, बिकॉज दिस इज़ द साइट फ्रॉम दिस इज़ द साइट वेयर बाम H1 इज़ प्रेजेंट। तो बाम H1 यहाँ पे आकर के कट करेगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में इसके बारे में दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। अभी अब तीसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, तो भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, अभी आज का अपना टॉपिक भी यही है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसी सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात करना है। तो चलिए बात करते हैं इस सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के इसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो ये जो पूरा होने वाला है, ये जो अभी वीडियो लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन नीट में यहीं से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और NCERT बुक में ये सेलेक्टेबल मार्कर जो दिया हुआ है, इसमें अलग अलग हम लोगों को प्लेटिंग भी करना है, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए इसमें अलग अलग प्लेटिंग होता है। तो उस प्लेटिंग के रेफरेंस में हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। तो चलिए ज़रा बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। सेलेक्टेबल मार्कर, सबसे पहले हम लोगों को इसका यूज़ क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA। सेलेक्टेबल मार्कर रिकॉम्बिनेंट DNA को पहचानने में हेल्प करता है कि आपका DNA रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जरा इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे अगर आपके पास में तीन अलग अलग, जैसे सपोज दैट ये कोई एक बैक्टीरिया है, तो इसके बॉडी के अंदर अगर आपका सेलेक्टेबल, अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमको ये दिखाई थोड़ा ही दे रहा है कि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। एक तो बैक्टीरिया पहले से इतना छोटा, उसके बॉडी में और क्या चीज़ है हमको थोड़े पता चलेगा, बहुत मुश्किल काम है। तो इसको पहचानने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर होता है। तो ये कंडीशन ए है। कंडीशन ए में हम लोगों ने क्या ले लिया है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये पहला केस है। दूसरा केस हम लोग ये ले रहे हैं, ये दूसरा केस है, बैक्टीरिया दूसरा केस है। केस नंबर बी, इसमें आपके पास में प्लाज्मिड तो है, लेकिन ये प्लाज्मिड हम लोग देख रहे हैं कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन
रिकॉम्बिनेंट, और चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि इसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर हो चुका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये दूसरा केस है अपने पास में। ठीक है, एक तीसरा केस भी ले लेते हैं, सी वाला केस। इसमें ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और इसमें कोई भी प्लाज्मिड हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि इसमें प्लाज्मिड हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, तो इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको सिंपली हम लोग बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अपने पास टोटल 3 केसेस है। इस 3 केसेस के ही बारे में हम लोग को थोड़ा सा बात करना है अभी के इस वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो 3 केस है, इस 3 केस के थ्रू हम कैसे समझेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। सपोज दैट हम एक सेलेक्टेबल मार्कर, एक हम प्लाज्मिड बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में आपने यहाँ पर 2 जगह सेलेक्टेबल मार्कर लगा दिया। सेलेक्टेबल मार्कर किसका हम लोग बनाते हैं भाई, तो एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स का सेलेक्टेबल मार्कर फिलहाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारा एंटीबायोटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, एम्पिसिलिन एटसेट्रा। बहुत सारा एंटीबायोटिक्स के बारे में बात किया गया है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सपोज दैट ये कोई एक बैक्टीरिया है, सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास ये इसका प्लाज्मिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दें कि ये बैक्टीरिया इसके जीन में या फिर इसके प्लाज्मिड के जीन में ये क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट, लड़ लेना, रुकावट। और टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक्स है, मतलब कि अगर आपके पास में कोई प्लेट है, सपोज दैट ये कोई एक प्लेट है और इस प्लेट में तुमने क्या डाला है, इस प्लेट में तुमने डाल दिया है टेट्रासाइक्लिन। इस प्लेट में हमने ऐड कर दिया टेट्रासाइक्लिन। अब इस बैक्टीरिया को तुमने उठाया, ऐसे हम क्या करते हैं, हम जिस मीडिया में भी बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाएंगे उसमें हल्का सा हम ऐसे पेन मैंने लगा दिया सपोज दैट, तो पेन के टिप पर क्या होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया चिपक जाएगा और उसको उठा करके हम इस प्लेट पे यहाँ ऐसे रख देंगे। तो जैसे ही ऐसे किया जाएगा तो इससे होगा क्या चीज़, यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे इससे होगा क्या चीज़ कि कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएगा, बैक्टीरिया आ गया और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगेगा। बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, इसमें हम लोग कुछ फूड भी लगा देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन लगा देते हैं ताकि बैक्टीरिया उसको खा सके। जब बैक्टीरिया खाएगा और खाने के बाद जब रिप्रोडक्शन करेगा, अपने बॉडी को मल्टीप्लाई करेगा, तो ढेर सारा बैक्टीरिया का यहाँ पे हमको कॉलोनी नज़र आ रहा है। यहाँ पे और भी कुछ देर के बाद में और भी कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से इस प्लेट पर धीरे धीरे हमें मिलियन नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारा कॉलोनी होगा। तो बोला यह गया कि ये एंटीबायोटिक्स करता क्या है, बैक्टीरिया को मार देता है। एंटीबायोटिक्स में वो कैपेसिटी है कि बैक्टीरिया को मार देता है। तो सर ये बैक्टीरिया, यहाँ पर तो टेट्रासाइक्लिन लगाया गया है जो कि एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया का डेथ क्यों नहीं हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया का डेथ इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस बैक्टीरिया पर टेट्रासाइक्लिन काम ही नहीं कर पा रहा है। टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया को रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो बायोकेमिकल पाथवे चल रहा है उसको रोक नहीं पा रहा है टेट्रासाइक्लिन। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पावर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है। मतलब ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है, अपने आप का ग्रोथ करवा सकता है। तो इसीलिए इसमें इसका ग्रोथ हो गया। लेकिन अगर सपोज दैट इस बैक्टीरिया को तुमने कोई एक प्लेट लिया, इस प्लेट में क्या है, एम्पिसिलिन है, इस प्लेट में एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स है। एम्पिसिलिन, देखो एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो इस एम्पिसिलिन को तुमने अगर इस प्लेट में लगा रखा है और इस बैक्टीरिया को उठा करके अगर हम इसमें यहाँ पर रख देंगे तो इस बैक्टीरिया में हमको कोई कॉलोनी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया इस वाले मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नो सर्वाइवल, नो सर्वाइवल। क्यों भाई, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का पावर है। ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है लेकिन ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से नहीं लड़ सकता है, बिकॉज एम्पिसिलिन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक।
एम्पिसिलिन एक अलग तरह का एंटीबायोटिक्स है जो कि एम्पिसिलिन इस बैक्टीरिया पे अपना असर दिखाएगा और ये बैक्टीरिया का डेथ हो गया। तो बैक्टीरिया के डेथ होने की वजह से यहाँ पे हमें कोई भी कॉलोनी देखने को नहीं मिली है। इतना बात समझ में आया है? तो ये है थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में, और इसी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके हम लोग अब सीखेंगे कि अपना एंटीबायोटिक्स आखिर कैसे सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोज दैट ये वाला जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर है ये है टेट्रासाइक्लिन। ये सेलेक्टेबल मार्कर है टेट्रासाइक्लिन यहाँ से यहाँ तक, और ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है इसे सपोज दैट यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं एम्पिसिलिन। ये सेलेक्टेबल मार्कर है और इसे आपने क्या किया, किसी एक बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, इसे आपने क्या किया, एक बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक, चलो अच्छा छोड़ो, बैक्टीरिया में मत डालो, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या किया है। इसको मिटा दें। चलो अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्लाज्मिड को अगर आपने इस प्लाज्मिड को अगर कट किया है, आपने इस प्लाज्मिड को अगर यहाँ से कट किया, सपोज दैट टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पर है SAL1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और यहाँ पर है BAM-H1, यहाँ पर है BAM-H1 नाम का। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि तुमने इस प्लाज्मिड में, ये एक प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है। तो मेरे पास ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, 20-25 मिनट भी लग सकता है, लेकिन इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग अभी कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, क्योंकि यहीं पर डाउट होता है बच्चे लोगों को। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या किया कि हमने SAL1 का यूज़ किया, SAL1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने यूज़ किया। तो SAL1 इस पूरे प्लाज्मिड में कट लगा पाएगा? लगा पाएगा सर, बिल्कुल लगा पाएगा। SAL1 यहाँ पर कट लगाएगा, तो SAL1 ने क्या किया, यहाँ पर कट लगा दिया। SAL1 की वजह से ये वाला प्लाज्मिड कट गया है। अब इस प्लाज्मिड में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो जैसे ही इस प्लाज्मिड में यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा, तो हमने क्या देखा कि आपका टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस वाला जो जीन था वो जीन कट चुका है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन कट चुका है, मतलब अब इस प्लाज्मिड में क्या होगा, नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। लेकिन बट इसमें अभी भी किस चीज़ का रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है, बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसमें अब भी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है। कब ये कंडीशन अप्लाई होगा, हम लोग जब SAL1 का यूज़ कर लेंगे तब। तो अब क्या हुआ है, इतना बात समझ में आ गया है कि अपने पास इस वेक्टर में अब टेट्रासाइक्लिन नाम का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब आपके पास में 3 बैक्टीरिया है, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, कई बार हम लोग पिछले क्लास में बात ये किए थे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर अपने हम प्लाज्मिड को अगर कट कर देते हैं, सपोज दैट ये कोई प्लाज्मिड है, इसमें भी वही है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है और इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। आपने इसे SAL1 से काटा, ये कट गया। लेकिन क्या होता है कि कई बार प्लाज्मिड वापस फिर से जुड़ भी जाता है, अपने आप ये प्लाज्मिड जुट गया। तो अपने आप ये प्लाज्मिड जुट गया तो इसका टेट्रासाइक्लिन तो अभी भी एक्टिवेट है, इसका एम्पिसिलिन भी नहीं कट पाया है तो इसका एम्पिसिलिन भी एक्टिवेट है। लेकिन इस प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन में हम लोग ने कट लगाया है और यहाँ पे हम एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा चुके हैं, तो इसका टेट्रासाइक्लिन क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, और इसमें एम्पिसिलिन पावर अब भी बाकी है। ठीक है, तो हमने एक बैक्टीरिया के अंदर हमने कौन सा बैक्टीरिया ले लिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि NCERT ये लिखता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है, ये लाइन NCERT का है, ई कोलाई बैक्टीरिया जनरली नॉट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ई कोलाई बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर अब इस प्लाज्मिड को तुमने उठा करके इस ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, तो क्या अब इस बैक्टीरिया के अंदर तुम देख रहे हो कि रिकॉम्बिनेंट DNA आ चुका है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA आ चुका है, मतलब ये बैक्टीरिया क्या है, इसके पास, इस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास किससे लड़ने का क्षमता है, एम्पिसिलिन से लड़ने का क्षमता है, क्योंकि इसके पास अब एम्पिसिलिन है। दूसरा बैक्टीरिया, तुमने दूसरे वाले बैक्टीरिया में क्या है, तुमने जो वेक्टर को काटा था उस वेक्टर में कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर नहीं हो पाया था, और वही वेक्टर अभी तुम्हारे बी वाले बैक्टीरिया में है, यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में है। तो इसके पास इसका टेट्रासाइक्लिन भी सही है,
देखो इधर इसका टेट्रासाइक्लिन भी ठीक है और इसका एम्पीसिलिन भी सही है। इसमें एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, और इस बैक्टीरिया में कोई भी वेक्टर की एंट्री नहीं हुई है। मतलब ये बैक्टीरिया के पास ना तो एम्पीसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन है। नो टेट्रासाइक्लिन, नो एम्पीसिलिन, नो टेट्रासाइक्लिन, नो एम्पीसिलिन। ये बात समझ में आ रहा है? इस बैक्टीरिया में इस बैक्टीरिया में क्या है? टेट्रासाइक्लिन भी है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट, और इसमें क्या है? एम्पीसिलिन भी प्रेजेंट है। और इस बैक्टीरिया में भाई यहाँ पे लिख देते हैं नो टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन प्रेजेंट है। इसमें एम्पीसिलिन प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 केसेस हमारे पास है। अब हमने क्या किया है, अब हमको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि सेलेक्टेबल मार्कर हमको ये पहचानने में हेल्प करेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मान लो कि हम बिना चेक किए अगर हम अगर चेक नहीं करते हैं कि किसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और सारे बैक्टीरिया को हम किसी मीडियम पे अगर ग्रो करवा देते हैं तो इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का ग्रोथ तो होगा लेकिन इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इस बैक्टीरिया का बहुत सारा कॉलोनी बन जाएगा लेकिन इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इस बैक्टीरिया का बहुत सारा कॉलोनी बन जाएगा लेकिन इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब कि आप जितना भी ग्रोथ करवाएंगे, सारे बैक्टीरिया का अगर ग्रोथ करवा दिया जाए तो उसमें अपने पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इसके पास मिलेगा। सपोज दैट अगर आपने 9 लाख बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया तो शायद सिर्फ 3 लाख ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई लॉस ना हो। 9 लाख बैक्टीरिया हम जो ग्रोथ करवा रहे हैं तो सब के सब बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो इसी के लिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक सेलेक्टेबल मार्कर्स के लिए हम लोग एक अलग से 2 मीडियम हमने बनाया है। उस मीडियम के बेसिस पर हमें ये पता चल जाएगा कि किसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में इधर अगर देखा जाए तो 2 मीडियम है। मीडियम 1, इसमें हमारे पास में एम्पीसिलिन डाला हुआ है, एम्पीसिलिन डाला हुआ है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है। एम्पीसिलिन है और यहाँ पे मीडियम 2, मीडियम 2 है ये। इस मीडियम में हमारे पास में क्या डाला हुआ है? टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है, ठीक है। इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है। तो ये एक मीडियम है। सपोज दैट एक कोई कल्चर प्लेट है जिसपे हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं, बैक्टीरिया का हम लोग कल्चर करते हैं। इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया को खाने के लिए न्यूट्रिशंस वगैरह मिला दिया है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अपने पास में अलग अलग 3-3 प्लेट बना हुआ है, तीनों प्लेट में अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया है। हमने क्या किया कि इस पहली बार हम लोगों ने तीनों बैक्टीरिया को उठाया, इस बैक्टीरिया को उठाया और यहाँ पर प्लेटिंग कर दिया, इस बैक्टीरिया को उठाया और यहाँ से हमने यहाँ पे रख दिया। तो लीजिए, एक आपका बैक्टीरिया ये आ चुका है, फिर हमने दूसरे वाले को टच किया और दूसरे बैक्टीरिया का हम कॉलोनी यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज दैट तीसरे बैक्टीरिया को टच हम करके यहाँ पे इसका कॉलोनी बना रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई इस वाले बैक्टीरिया में, सबके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, इस वाले बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड नहीं है, इस वाले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है लेकिन अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इस वाले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है लेकिन इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या देखेंगे कि भाई इसमें तो एम्पीसिलिन है, तो इन तीनों बैक्टीरिया में से सबसे पहले किसका डेथ होगा? जिसके पास एम्पीसिलिन से लड़ने का क्षमता नहीं होगा उसका डेथ हो जाएगा। तो क्या इसमें एम्पीसिलिन से लड़ने का क्षमता है? इसका एम्पीसिलिन बिल्कुल सही सलामत है, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। यानी कि हमारे पास में कौन बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा? ये सर्वाइव करेगा। इसको देखो, क्या इसके पास एम्पीसिलिन वाला जीन है? हाँ, इसके पास एम्पीसिलिन वाला जीन है। तो क्या ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा? बिल्कुल, इस एम्पीसिलिन वाले में सर्वाइव ये वाला भी कर जाएगा। इस वाले बैक्टीरिया को देखो, इसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है। तो जब प्लाज्मिड नहीं है तो कोई भी टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा, कोई भी एम्पीसिलिन नहीं होगा, मतलब ये एम्पीसिलिन से लड़ नहीं पाएगा। तो इस वाले बैक्टीरिया का यहाँ पे डेथ हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो हमको पता कैसे चलेगा कि डेथ हुआ है? पता ऐसे चलेगा कि इस वाले बैक्टीरिया का यहाँ पे कॉलोनी बनने लगेगा, इसका भी कॉलोनी बनेगा, इसका कॉलोनी नहीं बनेगा। तो हम लोग को ये समझ में आ गया है कि ये बैक्टीरिया जो था ये क्या था? इट वाज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बैक्टीरिया क्या था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस वाले बैक्टीरिया को हम लोग अब रिजेक्ट कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो पहले वाले प्लेट से हमको बस इतना पता चला है कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन कौन है। इसमें भी प्लाज्मिड है, यह भी ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें भी प्लाज्मिड है, यह भी ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले बैक्टीरिया में ऐसे टच करेंगे और यहाँ पे ला करके हम इस रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया दूसरा वाला बैक्टीरिया, और इसका यहाँ पे ये प्लाज्मिड। तो हमारे पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है, ये सर्वाइव किया था, ये दोनों सर्वाइव कर चुका है। अब हम इसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल रहे हैं। तो हमने जैसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला तो इसमें कौन सर्वाइव करेगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का क्षमता होगा, यानी कि जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा वही लड़ सकता है। यानी ये वाला, इसके बारे में देखो जरा, क्या ये बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का क्षमता है? नो टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को तो हमने कट कर दिया है। हमने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को हमने कट कर दिया था, और कट करके हमने यहाँ पे क्या डाला है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है। तो ये वाला जो प्लाज्मिड है इसमें टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का कोई क्षमता नहीं है। तो ये वाला जो अपने पास में था, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, छोटा सा लिख रहे हैं, पढ़ लेना ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसका तो डेथ हो जाएगा भाइयों। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने का कोई भी क्षमता नहीं है। दूसरे वाले के बारे में देखो जरा, इसके पास जो प्लाज्मिड है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्लाज्मिड है, यानी इसके पास कौन सा प्लाज्मिड है, ये वाला। इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी है, इसके पास एम्पिसिलिन भी है। मतलब कि ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है। मतलब ये क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा और इसका कॉलोनी बनने लगेगा, इसका ग्रोथ बनने लगेगा। ये बैक्टीरिया है कौन सा, तो ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसका ग्रोथ होने लगेगा। मतलब अब हमको पता ये चल गया है कि भाई इसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब इसमें हमारा जीन नहीं है, हमारा जीन इस वाले में था। तो हम वापस पहुंचेंगे यहाँ से इसके पास, इस वाले कॉलोनी में, और बोलेंगे कि भाई यू आर सेलेक्टेड। हम ये जान चुके हैं कि तुम्हारे ही अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर हम इस बैक्टीरिया को उठाएंगे और काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ हम इसे किसी भी मीडियम में, किसी प्लेट में डालेंगे और सिर्फ इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और इसमें अब जो कॉलोनी बन जाएगी, अगर मान लो कि 10 लाख कॉलोनी बन रहा है बैक्टीरिया का, बहुत सारा कॉलोनी बना, उसमें 10 लाख बैक्टीरिया है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। तो जितना बैक्टीरिया उतना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। इससे हम लॉस से भी बच गए। तो ये है तरीका। सेलेक्टेबल मार्कर यही काम करता है। तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर का काम किसने किया, टेट्रासाइक्लिन ने और एम्पिसिलिन ने। तो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक्स को हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के वजह से ही यहाँ पर हम सेलेक्ट कर पाए हैं कि कौन सा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट है। अब इसका ग्रोथ करवा लो, बहुत सारा आपको प्लेट मिल जाएगा, बहुत सारा आपको जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं इस प्लाज्मिड के अंदर। और ये एनसीईआरटी में बोलता है कि किसी भी आइडियल प्लाज्मिड के अंदर, जो एक बढ़िया प्लाज्मिड होगा, उस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर कम से कम 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये बात नोट में जाएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक है। तो ये बात हम लोग नोट में लिख सकते हैं, ये बात नोट में लिख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नोट में ये बात जाएगा कि अ गुड प्लाज्मिड वेक्टर must have at least 2 selectable marker, 2 होना चाहिए, जिसमें से कि 1 selectable marker identify ट्रांसफॉर्मेंट। एक सेलेक्टेबल मार्कर से हमें ये पता चला कि कौन कौन ट्रांसफॉर्मेंट है। जैसे ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, दोनों में हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हमारा प्लाज्मिड जो है ट्रांसपोर्ट हो चुका है, इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था।
तो ये तो बाहर हो गया। अब इस दोनों में भी हमें कैसे पता चला, एक एंटीबायोटिक्स के वजह से। वन सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाइड ट्रांसफॉर्मेंट, और क्या था, अनदर या फिर अदर सेलेक्टेबल मार्कर had been destroyed due to insertion of gene of interest, due to which recombinant transformant host organism identified। तो ये पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो सेलेक्टेबल मार्कर के होने के वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इजीली वी हैव बीन सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। ये काफ़ी ज़रूरी था नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और बोर्ड के लिए तो है ही, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली जो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है प्रॉपरली। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।